लिया था। स्टेप्स थे हमारे, सबसे पहले इंजेशन था, इंजेशन के बाद में डाइजेशन था, और डाइजेशन के बाद में हमारा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन। ये हमने प्रोसेस देखा है। अब इसके बाद हमको अगला देखना है डेंटल केयरीज। तो डेंटल केयरीज का मतलब ये है कि भाई दांतों की जो है थोड़ा देखभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि जब हमने इंजेशन वाला प्रोसेस करा था तो इंजेशन वाले प्रोसेस में ये था कि सबसे पहला जो डाइजेशन जो शुरू होता है वो हमारे माउथ में ही शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि माउथ में दांत जो हैं, जो हमारे टीथ हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हम फूड पार्टिकल खाएंगे, अगर वो सॉलिड फूड पार्टिकल, लिक्विड तो सीधा स्वेलो कर लेता है, जो फूड पार्टिकल्स हैं उन फूड पार्टिकल्स को पहले दांत च्यू करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। सलाइवा उसमें मिक्स होती है। सलाइवा जो है, सलाइवा के अलावा जो एंजाइम्स उसमें ऐड अप होते हैं वो सलाइवरी एमाइलेज उसको एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो हम एक दूसरी चीज़ देखेंगे वो ये है कि हमने देखा ना यहाँ पर ये HCl जो एसिड है, एसिड बड़ा खतरनाक होता है। 3 तरीके के एसिड बड़े डेंजरस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जो HCl है वो HCl हमारे स्टमक में भी होता है, तो हमने डिस्कस करा था भाई वो थोड़ा सा माउथ के अंदर भी होता है, ठीक है। माउथ से ही धीरे 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 फूड का जो है वो डाइजेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कभी कोई ब्रेड हो या रोटी का टुकड़ा हो, उसको भी मुंह के अंदर डालकर छोड़ दीजिए, ठीक है। उसको चबाना नहीं है, उसको स्वेलो भी नहीं करना है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा कि फिर वो उसको आसानी से निगला भी जा सकता है, ठीक है। वो काम करता है, हार्म कैसे नहीं करता है, हार्म इस वजह से नहीं करता है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक ना मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, pH स्केल होता है, pH आइडिया है, pH चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर इधर हम लिखेंगे 7, ठीक है, जैसे कि एक नंबर लाइन होती है, इधर लिखेंगे 7 और इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2 और इधर 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं, ठीक है। और इधर होगा 8, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये हो गया 0 की नहीं। इसको बोलेंगे न्यूट्रल, इसको बोलेंगे बेसिक और इसको बोलेंगे एसिडिक, इसको बोलेंगे एसिडिक। और ये जो पूरा स्केल है इसको हम बोलते हैं pH स्केल, ठीक है। pH स्टैंड्स फॉर पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है pH का मतलब। अब इसमें ये है कि जब भी हम किसी एसिड की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि जो एसिड है, एसिड में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं वो उतना ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। और ये जो स्केल है, ये स्केल ये बताता है कि pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा खतरनाक वो एसिड होगा, और pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, 7 से जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो खतरनाक बेस होगा। बेस भी जलाता है और एसिड भी जलाता है, तो एसिड जो है जितना ज़्यादा यहाँ पर 0 की तरफ होगा, तो हम ये कहेंगे कि जब स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में डाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का डाइजेशन करना पड़ता है स्टमक को। क्यों करना पड़ता है? उसका रीज़न ये है कि वो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हो जाने चाहिए, इतने छोटे हो जाने चाहिए कि उनको स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है एब्जॉर्ब कर सकें। और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स कैसे एब्जॉर्ब करती है कि उसमें अंदर की तरफ क्या होता है, विलाई होता है, और विलाई पीछे की तरफ किससे, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, ताकि वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में फिर मिक्सअप होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो स्टमक का तो काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये कहा जाता है कि स्टमक के काम को, स्टमक आपका थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहे, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा चबा लेना चाहिए फूड को पहले ही। जितना आप छोटे पार्टिकल्स में मुंह में ही उसको डिवाइड कर लेंगे तो स्टमक के लिए वो अच्छा रहेगा। तो सब ये कहते हैं कि भाई डाइजेशन अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है का मतलब ये है डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है कि आपने डायरेक्ट उसको निगल ही लिया खाने को, ठीक है, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो फिर डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ये होता है। अच्छा,
अब बात ये करते हैं कि जब स्टमक में, तो स्टमक में डाइजेशन ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होता है, तो वहाँ पर जो HCl मिलेगा उसका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा, माउथ में क्योंकि डाइजेशन जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है, तो वहाँ पर जो HCl होता है, HCl का जो पीएच होता है ना, वो पीएच ज़्यादा की तरफ होता है, मतलब 7 के नज़दीक होता है। 7 किसका पीएच होता है? वाटर का। वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, तो वाटर का पीएच 7 होता है। तो वाटर आपने देखा होगा कभी भी आपको कोई नुकसान ही नहीं पहुँचाता। पानी से नहाते टाइम ऐसा तो नहीं लगता ना कि जलन हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल है, ठीक। तो मैं उसी चीज़ की अभी बात करता हूँ कि पीएच की वैल्यू वो मेंटेन रहनी चाहिए माउथ में भी और स्टमक में भी। तो अभी फ़िलहाल डेंटल केरीज की बात कर रहे हैं, तो डेंटल केरीज का मतलब मैं अभी यहाँ पर माउथ की बात करूँगा। तो इसमें देखिएगा, डेंटल केरीज और टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। इनेमल का और डेंटाइन को धीरे 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 सॉफ्ट करने लगता है। इनेमल क्या होता है? इनेमल बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो प्रोटेक्शन देता है दांतों के ऊपर। आप लोगों को इस चैप्टर से एक दो चीज़ें थोड़ी वैसी भी नॉर्मल भी समझ में आएंगी। घर पर या कभी किसी डेंटिस्ट के पास जाना हुआ हो तो वो ये ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि आप जो ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश को बहुत ज़्यादा तेज़ी से रगड़ना नहीं चाहिए दांतों पर। ब्रश को धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब थोड़ा हाथ ना सॉफ्ट रखना चाहिए। ये नहीं कि उसको पूरी ताकत दिखा लो कि नहीं हाथ चमकाऊंगा बिल्कुल, तो वो नहीं करना है। तो उसको थोड़ा धीरे धीरे करना होता है, इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर एक ना बारीक सी लेयर डिपॉजिटेड होती है, उसको कहते हैं नेचुरल इनेमल। वो इनेमल होता है। इनेमल क्या है कि आपके दांतों को ना एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि खाना खाते टाइम पता चला दांत ही हिल रहे हैं, दांत इतने कमज़ोर हो गए। तो वो जो इनेमल है, वो इनेमल आपको प्रोटेक्शन देता है। और जो डेंटाइन है, वो डेंटाइन जो है वो जड़ से उसको रोक कर रखता है, ठीक। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका डाइजेशन ठीक होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट बिगिन्स। इसका एक PDF मैंने शेयर कर रखा है ना, मैं शेयर कर दूँगा तुम्हारे साथ PDF। It begins when bacteria acting on sugars produce acids that softens or demineralizes the enamel. It begins when bacteria acting on sugars produce acids. बैक्टीरिया जब है, जब शुगर्स के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने पर वो भी एक एसिड लिबरेट करता है, ठीक है। तो शुगर जैसे चॉकलेट हमने खा ली या टॉफ़ी हमने खा ली, छोटे बच्चों को खासतौर पर ये चीज़ बोली जाती है। आप अगर चॉकलेट खाएंगे या टॉफ़ी खाएंगे तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि यार वो इधर के दांत में या इधर के दांत में कहीं ना कहीं चिपकी रह गई है, तो आपको ना थोड़ा थोड़ा इरिटेशन होने लगेगा। आपको लगेगा कि यार कुछ ना अनयूजुअल है जो अटका हुआ है, इसको हटाओ पहले, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप टूथपिक की हेल्प से, आप ब्रश की हेल्प से आप उसको हटाएंगे, या फिर आप उसको टंग से थोड़ा सा हटा के वो थोड़ा निकल जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तब आपको ठीक लगने लगेगा। छोटे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती। जब पता नहीं होती तो उसके दांत पर चिपकी रह जाती है चॉकलेट। अब जब वो चॉकलेट चिपकी रह जाती है तो उस पर लगातार जो है वो बैक्टीरिया और सलाइवा उस पर लगातार एक्ट करता रहता है, और जब एक्ट करते हैं तो वो उस शुगर को इसमें कन्वर्ट कर देता है, हार्मफुल एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और वो हार्मफुल एसिड अगेन किस जगह पर बन रहा है? जहाँ पर दांत में, जहाँ पर वो चिपका हुआ है वहाँ पर एसिड बन रहा है, तो उसी जगह से दांत जो है वो धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एसिड जो है, एसिड का नेचर ही कोरोसिव होता है। एसिड का नेचर कोरोसिव होता है, मतलब ख़राब करने वाला नेचर होता है, किसी भी चीज़ को ख़राब करता है। तो masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. तो जब फूड पार्टिकल्स के masses जब चिपके रह जाते हैं तो वो डेंटल प्लाक बना देते हैं। डेंटल प्लाक को ही बैक्टीरिया बना देते हैं। थर्ड पॉइंट है, saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaques cover the teeth. तो वो जो प्लाक है उसने टीथ को कवर कर दिया। प्लाक क्या है? फूड पार्टिकल जो चिपका रह गया, और उसके ऊपर जब एसिड ने एक्ट किया तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक हार्ड मास उसने वहाँ पर क्रिएट कर दिया। उस प्लाक को टाइम रहते ही हटवा लेना चाहिए, या ब्रश से ढंग से खुद से हटा लेना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो वो दांत को वहाँ से ख़राब कर देगा पूरी तरह से। आगे, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। तो ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में ब्रश करना इसीलिए बड़ा बेनिफिशियल होता है कि उससे प्लाक कभी डेवलप ही नहीं हो पाता। If untreated, microorganisms may invade the pulp, causing inflammation and infection. Inflammation का मतलब है उसका वहाँ से swelling हो जाना, थोड़ा सा सूज जाता है, दांत में दर्द होने लगता है। दांत नहीं सूजता, एक्चुअली जो गम है वो सूज जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। तो ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लाक, ये कोरियन कल्चर है। अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ। कोरियन कल्चर है, जैसे हम लोग होते हैं ना, कहीं पर भी अगर
मतलब जनरली जो लोग ऑफिस जाते हैं वो आपने देखा होगा वो पैंट शर्ट पहनेंगे और एक ना पेन लगा कर रखेंगे, ठीक है। तो जो भी आदमी काम पर जाता है, कोई भी उसका ऑफिस से रिलेटेड वर्क है, तो वो पेन जरूर लगाएगा अपने पास। कुछ को आदत होती है नहीं भी लगाते, इधर उधर से मांग मांग के करते हैं काम, ठीक। तो पेन लगा कर रखते हैं जनरली। ऐसे ही कोरियन कल्चर ये है कि वो पेन के साथ में एक छोटा सा पेन और लगा रहता है। वो पेन क्या होता है, वो टूथब्रश होता है। वहाँ बचपन से ये सिखाया जाता है कि जब भी आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद में आपको दांत जरूर साफ करने हैं। वो जितने भी दिन में 2 मील्स होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, वो दांत जरूर साफ करेंगे। और इसी वजह से कोरियंस की जो लाइफ है वो हम लोगों से थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है वो आप समझ ही गए होंगे कि अगर उनके दांत मेंटेन रहेंगे तो उनका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। डाइजेशन प्रॉपर रहने से मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहता है, और मेटाबॉलिज्म ही स्लो डाउन होता है एज के साथ साथ। तो वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने ही नहीं दे रहे अपने दांतों को। बहुत सिंपल सी चीज़ है, दांतों को साफ करने से मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है तो उनकी जो एज है वो इलॉन्गेटेड है, थोड़ा सा बढ़ी हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एज तक, हमारे यहाँ 60 में ही रिटायर हो जाते हैं, वहाँ पर 70-80 ईयर्स का भी आदमी काम करता है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये तो डेंटल केरीज था। डेंटल केरीज में बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। उसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। पहले भी एक बार शायद बताया था, केमिस्ट्री में शायद एक रिएक्शन लिखवाया था मैंने, ग्लूकोज वाला, ठीक है। तो वो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट नहीं है। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में पूरा का पूरा आपका डाइजेशन भी इन्वॉल्व है, ठीक। तो respiration is defined as a metabolic process wherein the living cells of an organism obtains energy in the form of ATP. ATP जानते हैं? ठीक है। तो respiration is defined as a metabolic process wherein the living cells of an organism obtains energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. Complex organic substances क्या है? वो जो फूड हम खाते हैं अलग अलग तरीके का है। गाजर भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं सारे के सारे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन 2 तरीके का है, एनारोबिक और एरोबिक। बता रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। अच्छा, जैसे CO है और इसमें ऑक्सीजन को और ऐड करा दिया जाए, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं सिर्फ O लूँ। मेरी बात सुनिए, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं सिर्फ O लूँ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा डाइएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का, मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है? मोनोऑक्साइड का मतलब हो गया कि CO1 ऑक्साइड का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है। अब इसमें ये बन जाता है CO2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी तरह से जब हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की बात करते हैं, डाइफॉस्फेट की बात करते हैं, तो डाइफॉस्फेट में बस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड कराना होता है, एक फॉस्फेट। फॉस्फेट मेरे को मोनोएटॉमिक स्टेट में मिल जाता है, फॉस्फेट आयन होता है, PO4 बोलते हैं उसको। तो अगर मैं इसमें डाई में एक फॉस्फेट और ऐड करा दूँ तो डाई का ट्राई बन जाएगा, उसमें एक और ऐड करा दूँ तो टेट्रा बन जाएगा, एक और ऐड करा दूँ पेंटा बन जाएगा, पेंटा फॉर 5, टेट्रा फॉर 2, ट्राई फॉर 3, है ना। तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट्स में फॉस्फेट ऐड कराकर ट्राईफॉस्फेट बनता है। मैं करवाऊँगा अभी इसी चैप्टर में, रिएक्शन है। एक रेस्पिरेशन से पहले होता है, एक रेस्पिरेशन के बाद होता है, मैं करवाऊँगा।
एनारोबिक रेस्पिरेशन देखिए, सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक में क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate. This process takes place in the cytoplasm. तो क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो स्टेप है, वो सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, हमने कोई भी चीज़ खाई, वो मेनली जो हमको एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो होता है रेस्पिरेशन का, वो ग्लूकोज को तोड़ने का होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज को 6 कार्बन मॉलिक्यूल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, C6H12O6, इसलिए इसको 6 कार्बन मॉलिक्यूल बोल दिया, इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरुवेट, ठीक है। तो ये टूट कर सबसे पहले इसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा जाता है। तो वो 3 कार्बन, यहाँ तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा जाता है, उसको कहते हैं पाइरुवेट। पाइरुवेट का फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, उसको कहा जाता है पाइरुवेट। पाइरुवेट पे कन्वर्ट हो गया, यानी कि थोड़ा सा टूटा। हमको क्या करना है रेस्पिरेशन में, मैं आपको वही बता रहा हूँ। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन फूड पार्टिकल्स को छोटा छोटा डिवाइड करने में रेस्पिरेशन का ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम रिस्पायर नहीं करेंगे तो डाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस जो है ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है, कहाँ पर है, जो सेल है ना, सेल में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चीज़ भरी हुई है वो सब साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा एनारोबिक में। फर्दर द पाइरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फर्दर जो ये पाइरुवेट है ये कन्वर्ट होता है किसमें, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल का फॉर्मूला अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसको। इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है C2H5OH, C2H5OH। तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये वाला प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को देखा जा सकता है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें एयर की ज़रूरत नहीं होती कहीं पर, तो इसलिए इसको बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें हमने अभी देखा कि 2 चीज़ें होती हैं। पहला स्टेप उसमें क्या है, पहला स्टेप के जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है इसमें और छोटे मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, उसको पाइरुवेट बोलते हैं। और वो जो पाइरुवेट है वो पाइरुवेट फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस दोनों ही स्टेप्स में, दोनों ही प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसीलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये पढ़ा होगा। और जिसमें एयर की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक वाला थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करना है, क्योंकि इसमें बस ये शुरुआत के 2 स्टेप्स होते हैं एनारोबिक, ठीक है। अब मैं आता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन, तो पाइरुवेट का ब्रेकडाउन एक तो यहाँ पर हुआ है साइटोप्लाज्म में। यहाँ जब ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के पाइरुवेट टूटा तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ में जब पाइरुवेट टूटेगा तो वो कहाँ पर टूटेगा, वो टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो टूटेगा, दिस प्रोसेस ब्रेक्स द 3 कार्बन पाइरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, ठीक है। उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट जो आपको मिलता है वो वाटर मिलता है। अब यहाँ पर एक जो ये रिएक्शन का ट्री बना रखा है वो बनाकर दिखाऊँ। रिफ्रैक्शन क्या वाला, रिफ्रैक्शन किसके एग्जाम में आ रहा है, रिफ्रैक्शन पूरा कंप्लीट आ रहा है एग्जाम का।
बाकी सब में रिफ्लेक्शन तक ही आ रहा नहीं है। सर हमारे में रिफ्रैक्शन आ रहा है सिर्फ रिफ्रैक्शन सिर्फ रिफ्लेक्शन, लेंसेज वगैरह तो नहीं आ रहे ना। केमिस्ट्री में भी ये केमिस्ट्री में तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन ही है ना, वो तो पूरा चैप्टर है। हाँ जी हाँ थोड़ा सा अगर जोर से बोलो तुम बताना क्या बोल रहे हो। माल्टोस क्या होता है? माल्टोस MALTOS माल्टोस। एक मिनट ये प्रोटीज क्या होता है? ऐसे ही माल्टोस कुछ नया निकाल कर लाया आज, ऐसा मैम ने कुछ बोला था ये या फिर इसके दिमाग का रहना? दूध का वो एक आता है बॉर्नविटा टाइप वो होता है। हाँ वो मैं भी वही सोच रहा है था। ना? हाँ मैंने पिया भी है वो। मैंने पिया यही बोल रही ये हूँ पता नहीं कहाँ से अजीब अजीब चीजें सुनकर आ जाता है। कल पूछ रहा था प्रोटीज क्या होता है। सही कह रहे हैं। देखिएगा इसमें क्या है कि जब हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में तो वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। पाइरूवेट में तो वो कन्वर्ट होगा ही होगा। उसके बाद में क्या है कि अब हम ये कहेंगे कि अब इसके बाद जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होगा, तो जैसे कि एग्जांपल यीस्ट का लिया तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पर ये जो पाइरूवेट है ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा लैक ऑफ ऑक्सीजन, हम ये कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमारी मसल सेल्स है तो मसल सेल्स में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है। मतलब मसल सेल्स में जो है जो रेस्पिरेशन होता है मसल्स में वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, और लैक ऑफ मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती। वो जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है उसमें जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी होती है। इसी वजह से जो एथलीट्स भी होते हैं ना, एथलीट्स
को जो ट्रेन किया जाता है वो ट्रेन इसी वजह से करा जाता है कि धीरे 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 उनकी मसल्स जो है वो उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएं, क्योंकि मसल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती है और इसी वजह से मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। जब किसी एथलीट को 100 मीटर या 200 मीटर दौड़ने की प्रैक्टिस है और उसे अचानक से 300 मीटर या 400 मीटर दौड़ने के लिए बोला जाता है, तो इसी वजह से उसके मसल्स में क्रैम्प आते हैं। क्रैम्प इस वजह से आते हैं क्योंकि उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाता है, और जब एथलीट्स ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं तब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनकी मसल्स उतना ऑक्सीजन ले नहीं पाती क्योंकि उनको लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही काम करने की आदत होती है। हाँ, ग्लाइकोलिसिस तो एक प्रोसेस है, वो चीज़ आज चीज़ पूछिए कोई कायदे की, मैं बताता हूँ, अभी रुकिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। हाँ जी, चीता के पैर में भी क्रैम्प आ सकता है। हाँ, आता है। यहाँ पे दिखा रखा है ना, डियर आ जो है। हाँ, आता है, दोनों के पैरों में आता है। सर, लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक होगा या एरोबिक होगा? एनारोबिक ही होता है। एनारोबिक अभी एग्जांपल के साथ वो चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा जरा कि जैसे मैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करूँगा इसकी, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में देखिए द एनर्जी रिलीज्ड, हाँ जी, अरे आउट ऑफ कंटेक्स्ट में ज़्यादा बताओ। तो चलो कोई अच्छी चीज़ तो बोली ना उसने, माल्टोज हॉर्लिक्स। Adenosine triphosphate ATP, the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो सबसे पहले क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है, सबसे सिंथेसाइज करना मतलब प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, तो वो सबसे पहले ATP प्रोड्यूस करता है। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which is used to fuel all other activities in the cell. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. So, in these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy. तो ATP जो है, ATP जब टूटता है तो वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। आपने सुना भी होगा ATP को ये भी कहा जाता है कि एनर्जी करेंसी बॉडी की यही होती है ATP। तो एनर्जी करेंसी इसी वजह से है कि ATP जब टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। सेल में रिलीज होती है, बॉडी के हर एक सेल में। अभी जैसे रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में भी बॉडी का जो हर एक सेल है, हर एक सेल रेस्पायर करता है। रेस्पिरेशन सभी सारे के सारे सेल्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए ATP इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल from ADP and inorganic phosphate, ADP and inorganic phosphate। तो देखिएगा ATP बनता कैसे है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है उसको ADP बोल दिया, डाइफॉस्फेट, और इस डाइफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करा दिया। तो फॉस्फेट को जब ऐड कराते हैं तो ये बन जाता है, एनर्जी रिलीज होती है तो इस प्रोसेस में काफ़ी, और साथ साथ ये ऐसे हो जाता है, इसको ये दोनों के दोनों कंबाइन कर जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन को ऐसे दिखा दिया ADP और P, ऐसे करके कॉम्बिनेशन दिखा दिया और फिर बोल दिया कि इट बिकम्स इक्वल टू ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल इसमें जुड़ गया तो डाइफॉस्फेट से वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्या ट्राइमोनेटर, डाइमोनेटर। कर्व साइकिल क्या होता है? अरे कर्व साइकिल पर आ जाएंगे ना, अभी पहले ये देख लो, कर्व साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। Endothermic processes in the cell then use this ATP to drive the reactions. ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses, and many other activities. Endothermic processes in the cell then use this ATP to drive the reactions. तो बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हैं जिनकी भी ज़रूरत पड़ती है उनमें सब में इस ATP को ही यूज़ करती है बॉडी। ATP कैन बी यूज इन द सेल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, हम अपने हाथ पैर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम मूव करते हैं तो उसमें हमारी मसल्स कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, कहीं पर एक्सपेंड होती है। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ये जो है ये ATP की हेल्प से ही होता है।
ठीक है, अगर हमने कुछ खाया पिया नहीं है, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, हम मतलब ढंग से हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो हमारी बॉडी भी ढंग से मूवमेंट नहीं कर पाएगी, यानी कि मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे ढंग से। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का प्रोडक्शन भी एटीपी की हेल्प से ही होता है। कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। नर्वस इम्पल्सेस वही जो हमारा ब्रेन हमको इंस्ट्रक्शंस देता है कि अब आपको चलना है, अब आपको रुकना है, अब आपको बैठ जाना है। फिर देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है कि छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं प्लांट्स की सरफेस पर, तो उसको हम स्टोमेटा ओपनिंग्स भी बोल देते हैं। तो स्टोमेटा, जैसे कि प्लांट्स की दिमाग नहीं होती कि यहाँ से दिमाग से सांस लें, तो प्लांट्स जो है वो अपनी पूरी बॉडी में उनकी जो स्टोमेटल ओपनिंग्स होती है वहाँ से गैसेस जो हैं वो लिबरेट भी करते हैं और अंदर जो है वो इंजेस्ट भी करते हैं। तो देखिए, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। और उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे ये इंश्योरिटी होती है कि जितने भी सेल्स हैं वो डायरेक्टली ना एयर के कॉन्टैक्ट में है। ठीक, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो डिफ्यूजन से ही होते हैं कि अगर प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, बाहर कम है, तो फिर वो बाहर की तरफ लिबरेट कर देगा उसको। और अगर अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। तो वो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से ही यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। रेस्पिरेशन ह्यूमन्स में हाँ, लंग्स के बारे में करेंगे, अभी डिटेल में करेंगे, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। सर, जब स्टोमेटा गैसेस का एक्सचेंज करता है तो फिर उसमें पूरे सारे सेल्स को एयर के कांटेक्ट में आने की क्या जरूरत है? सारे सेल्स को, क्योंकि सारे ही सेल्स को एनर्जी चाहिए इस वजह से, क्योंकि अगर एक भी सेल है, अगर एक भी सेल कांटेक्ट में नहीं है तो वो सेल वहाँ से डेड होना शुरू हो जाएगा। तो सारे ही सेल्स जो हैं वो एयर के कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि कोई एक हमारे पास पाथ नहीं है। जैसे हमने कहा ना, जाइलम है और फ्लोएम है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को एक तो लेकर जाता है रूट तक और एक लेकर जाता है शूट तक। वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाएंगे, लेकिन गैसेस का एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटल ओपनिंग से ही होगा, सारे सेल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के भी सारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। अब वो जो सारे सेल्स हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में तो है नहीं, तो होता क्या है कि जो ब्लड है ना वही एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, तो ब्लड में ही ऑक्सीजन मिक्स होता है और ब्लड ही सारे सेल्स के साथ टच में है। तो ब्लड सारे सेल्स को ऑक्सीजन देता जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब वो ऑक्सीजन देता है तो हर एक सेल फटाफट उसको वापस कार्बन डाइऑक्साइड देता जाता है। तो जब पूरा ब्लड एक साइकिल जब पूरी घूम जाती है ना बॉडी के अंदर, तो वो जब पूरी की पूरी एक साइकिल ब्लड की घूम जाती है, तो तब क्या होता है कि ब्लड पूरा ऑक्सीजन दे चुका होता है और अब ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है लंग्स को, लंग्स का जो दूसरा सेक्शन है वो उनको बाहर निकाल देता है ना। इस तरीके से होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अभी जैसे शुरुआत में हमने सिर्फ रेस्पिरेशन और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा, अब रेस्पिरेशन प्लांट्स देख रहे हैं, क्योंकि छोटा ही है, ज़्यादा नहीं करना है इस डिटेल में। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स, इसमें सारा का सारा करेंगे, हम एक चीज़ करेंगे, ठीक है। और वो आपकी कर्व साइकिल भी बताऊँगी उसमें। स्टोमेटा जो होते हैं वो कितने मतलब साइज कितना होता है उनका? साइज़ माइक्रो इंचेस का ही होता है। माइक्रो का मतलब होता है, ये जानते हैं ना आप सब बच्चे की, जैसे 1 सेंटीमीटर है, तो माइक्रो क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ होता है। मैं उस चीज़ को इस वजह से समझा रहा हूँ कि आप ऐसे लिख देते हैं ना CM, तो 1 सेंटीमीटर। अगर इसको किसी को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, इंटू 100 डिवाइड बाई
तो डिवाइड बाई 100 करा जाता है, 1/100 मीटर। ठीक है, मीटर को एक रेफरेंस यूनिट लेकर चला जाता है, तो मीटर होती है वो लेंथ की SI यूनिट होती है। तो हमें ये देखना है कि स्टोमेटल ओपनिंग जो है उनका गैप कितना होता है, तो उसको खुली आंखों से ना देखा नहीं जा सकता। ये जो C है ना, C फॉर सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। ठीक है, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब आप 11th क्लास में पहुँचेंगे तो 11th क्लास में आपको ना ये सारी चीज़ें जो बचपन वाली जो छोटे बच्चों वाली चीज़ें ये हटवा दी जाएंगी कि कहाँ 100 से डिवाइड करना है, कहाँ 1000 से डिवाइड करना है। एक छोटा सा चार्ट होगा, वो छोटा सा चार्ट आपको प्रिपेयर करना होगा, और वो भी ना आप एक फॉर्मेट में लर्न करेंगे। जैसे C फॉर सेंटी है, सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 होता है। ऐसी एक चीज़ होती है मिली, मिली, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, तो 1 × 10 की पावर -3 मीटर। आपने इस मिली की जगह 10 की पावर -3 रख दिया, तो आपके पास बस 1 × 10 की पावर -3 मीटर बचा। 1 × 10 की पावर -2 यही बात है, समझ ही गए होंगे आप। 10 की पावर -2 इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वो होता है माइक्रो इंचेस की ऑर्डर, माइक्रो इंचेस का ऑर्डर। तो माइक्रो होता है ये 1 अगर मैंने लिख दिया तो उसके ऊपर में उसके सिंबल होता है माइक्रो का म्यू। अगर मान लीजिए माइक्रोमीटर लिखा हुआ है तो माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 का मतलब क्या है कि 1 को 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे। 10 की पावर -6 का मतलब ये है ना, 1 के आगे 6 zeros का मतलब तो 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़। तो आप सोचिए कि इतना छोटा स्टोमेटल ओपनिंग इतनी ज़्यादा छोटी होती है। मतलब आप ये सोचें ना कि अगर किसी पौधे की एक डंडी को आप ले लें और उसको नोट कर दें, मेरे को देख नहीं है तो स्टोमेटल ओपनिंग देख रही है तो नहीं देख पाओगे। ठीक है, वो दिखेगा ही किसकी हेल्प से, वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखेगा। सर स्टोमेटा का साइज प्लांट टू प्लांट डिफर करता है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर, दे कैन गो इनटू द सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। ठीक है, तो वो सेल से बाहर निकलना, सेल के अंदर जाना, वो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट में आके ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की डायरेक्शन ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पर, कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, तो एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। और इस पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लेते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन बहुत कम लेते हैं। प्लांट्स लेते सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स लेते ऑक्सीजन ही, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, वो भी हम लोगों की तरह ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, और वो जो एक कंसेप्ट है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए। अगला देखेंगे एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन लेते हैं। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और वाटर, इन तीनों चीज़ों की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब सनलाइट ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर करेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें सांस लेने के लिए नहीं चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। जब सनलाइट ही मौजूद नहीं है तो फूड प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लिखा है कि एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन मतलब रात के टाइम प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करते हैं, रिमूव ही करते हैं अपनी बॉडी में से, वो रखते नहीं है अपने पास। ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता है कि कभी भी रात के टाइम पर प्लांट्स के आसपास ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। प्लांट्स के नीचे आप दिन के समय प्लांट्स के नीचे आराम से बैठिए, उस टाइम खूब बढ़िया आपको ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन नाइट टाइम में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ही लिबरेट करते हैं, तो दम तक घुट जाता है लोगों का अगर वो प्लांट्स में या किसी बड़े बगीचे में रात के टाइम पर घूमते हैं। तो आगे देखिए, ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब दिन के टाइम में क्या हुआ? ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ऑक्सीजन लेने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा ही रोक लिया बॉडी के अंदर।
क्यों रोका? ज़रूरत है भाई, फूड प्रिपरेशन करना है ना, खाना बनाना है, क्योंकि सनलाइट मिल रही है उसको। तो अब क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करा उसने, लिबरेट करा। अब लिबरेट जो करा उसने वो हुआ बहुत थोड़ी क्वांटिटी का, प्लांट तो बहुत बड़ा है, थोड़ी सी क्वांटिटी का कार्बन डाइऑक्साइड उसने छोड़ा, वो तो रोक लिया अपने पास। और बाहर जो ह्यूमन बींग्स घूम रहे थे, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्जॉर्ब कर लिया। भाव भी तुम भी दे दो अपना कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे तो फूड प्रिपेयर करना है। और फूड प्रिपरेशन भी कैसा चलता है प्लांट्स का? फूड प्रिपरेशन ऐसा चलता है कि थ्रू आउट द डे थोड़ा 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 खाता रहता है, ठीक है, हम भी थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा खाते हैं। ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, कि हमने लंच कर लिया, तो लंच कर लिया, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। वो धीरे 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 हमारे ब्लड में डिजॉल्व होता रहता है, और जब वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है तब हमको भूख लगने लगती है। तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स को थोड़ा 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 फूड प्रिपेयर होता रहता है। और रात के लिए वो क्या करके रखते हैं कि दिन के टाइम पर ही स्टार्च के नाम का एक रिजर्व फूड होता है, वो रिजर्व फूड अपने लिए बनाकर रखते हैं ताकि वो रात के टाइम यूटिलाइज हो सके। जैसा बोलते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, हाँ, तो उन्हें भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें respiration के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। वो लोग रिलीज क्यों करते हैं ऑक्सीजन? वो ऑक्सीजन ना दिन के टाइम पे रिलीज़ करते हैं। वो क्यों रिलीज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात पूछी है। वो रिलीज़ इस वजह से करते हैं कि जब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब उनको ऑक्सीजन, तो जितना उनको ऑक्सीजन चाहिए ना, उतना नहीं चाहिए जितना वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए बाकी का ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। ये चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट बना फोटोसिंथेसिस है, तो सीधी सी बात है, जब फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो ही रहा है और उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो ऑक्सीजन छोड़ते ही क्यों हैं, अपने पास ही क्यों नहीं रख लेते? वो इस वजह से छोड़ते हैं कि उनको उतने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा वो दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। तो CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis, hence there is no CO2 release, ठीक है, during the day. Instead, oxygen release is the major event at this time. तो दिन के टाइम में जो मेजर इवेंट होता है वो ऑक्सीजन की रिलीज का ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स वाला है, उसमें एक तो एक्वेटिक एनिमल्स का करना है कि वो कैसे रिस्पायर करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और फिर ह्यूमन बींग्स वाला। ह्यूमन बींग्स वाले में आपका लंग्स वाला वो पूरा साइकिल आ जाएगा, ठीक है, वो कर देगा आपको आज अपने करते हैं। और कल के लिए सभी बच्चे प्रिपेयर रहिए कि कल आपका पॉलिनोमियल्स का और रियल नंबर का टेस्ट है, ठीक है।